हमारी सेकेंड वीडियो रहने वाली है इस चैप्टर में रिवीजन की, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय कम है और पढ़ना बहुत अधिक है, तो रिवीजन ही एक ऐसी मात्र चीज़ है जो आपको मैथ में पूरे मार्क्स दिला सकती है। आपको कितना भी आता हो, इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लास्ट का जो टाइम होता है उसमें आपने कितना रिवाइज कर लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही काम होता है, क्योंकि एक बात तो कन्फर्म है कि आपको मार्क्स चाहिए होंगे हाई स्कूल में, सीधी सी बात है। आपको कितनी मैथ आती है ये मैटर नहीं करता है, मैटर केवल इतना काम करता है कि आपने कॉपी किस प्रकार से लिखी है। क्योंकि वहाँ पे आप बता के तो जाएंगे नहीं कि एग्जामिनर को, हाँ सर ये मेरा सवाल जो है यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ है, बट ये कॉपी में आपको जो माइनस लग रहा है वो है नहीं, वो प्लस है, तो आपको लग गलत रहा है। आप ऐसा बताने नहीं जाएंगे जैसा कि आप क्लासरूम में या एग्जामिनर जो आपके जो क्लास टीचर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, वो जब आपकी कॉपियाँ चेक कर लेते हैं तब आप उनसे बहस कर सकते हो कि हमारा 1 नंबर क्यों काटा, 2 नंबर क्यों काटे। अब क्योंकि बोर्ड की कॉपी आपको पता नहीं कौन चेक कर रहा है, तो आपकी कॉपी बताएगी एग्जामिनर को कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो अगर जो आपको बोर्ड में मार्क्स चाहिए, जो कि आपको चाहिए है कि नहीं, तो वो मार्क्स लाने का सिंपल तरीका ये है कि आपको एग्जामिनर को खुद नहीं बताना है, आपको कॉपी में ऐसा लिखना होता है कि कॉपी एग्जामिनर को बताए कि ये 2 + 2 4 है, तो एग्जामिनर को लगे कि हाँ कॉपी उससे बात कर रही है। ऐसी कॉपी लिखी होनी चाहिए, एग्जामिनर को सोचना नहीं पड़े। क्योंकि बहुत कम एग्जामिनर्स होते हैं जो आपकी कॉपी को पढ़ते हैं, वो केवल देखते हैं कि आपने गलती कहाँ पे करी है, और अगर जो आपने ज़रा से भी इधर उधर गलती करी वो सर्कल बना के 1 नंबर काट देंगे। और हर क्वेश्चन पे अगर जो वो 1-1.5 नंबर काटते हैं, 10-15 क्वेश्चन 10-15 नंबर कट गए। तो आपको अगर जो मैथ में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए या 90+ मार्क्स चाहिए, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रिवीजन, ठीक है। तो इस क्लास में हम कुल 4 टॉपिकों को कवर करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो ये लंबी रहने वाली है, तो कोशिश करिएगा कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी रिवीजन में, वरना तो आप घिसेंगे तो है कि नहीं। क्योंकि कहते हैं कि एक किसी काम को अगर जो आप मेहनत से करते हो तो वो आपको परफेक्ट बनाता है, अगर जो आप मेहनत से नहीं करते हो तो सीधी सी बात है उस काम में आप लचीले रहेंगे, और कॉन्फिडेंस नहीं होने पर या थोड़ी सी कन्फ्यूजन होने पर आप उस काम को सही से नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो काम को सही से कर पाएँ इसलिए प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे LCM व HCF निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि की, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखी भी होगी, नहीं सीखी है तो यहाँ पे सीख लीजिएगा, गुणनखंड विधि की। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे परिमेय अपरिमेय संख्याओं की, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं की, उनके उदाहरण की। फिर उसमें बात करेंगे शांत व अशांत दशमलव प्रसार की। फिर आगे बात करेंगे कि कैसे सिद्ध किया जाता है √3, √5, √7 या फिर अन्य अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय हैं, इसको अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना होता है। जनरली आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं, इस पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट बहुविकल्पी में या अतिलघुत्तरी में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये विधि आप 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं LCM व HCF की। तो पहले बात कर लेते हैं कि LCM और HCF कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि पिछले वाले में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना सीखा था, ठीक। तो 2 संख्याएं ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 125 और 25, ये 2 संख्याएं हैं, इनका आपको
लासा और मासा एलसीएम या एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसमें एक शब्द आया है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है संख्याओं के गुणनखंड ऐसे जो अभाज्य हो, मतलब जो अपने सिवा अन्य किसी संख्या से भाग ना होते हो। तो 125 को अगर जो हम भाग करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 5 से हम इसको काट सकते हैं। 25 पंचे 125 होता है, 5 25 एंड 5 एकम 5। इसको काटना चालू करें तो 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो इन दोनों संख्याओं के अगर जो हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 125 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 इक्वल टू 5 की घात 3, और 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 की घात 2। ठीक है, दोनों में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे HCF। तो इसमें होता है उभयनिष्ठ सबसे न्यूनतम घात जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ न्यूनतम घात। तो इसमें देखिए उभयनिष्ठ 5 की घात 2, यहाँ पे 5 की घात 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 की घात 2 न्यूनतम है और दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, तो दोनों में जो कॉमन होता है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 5 की घात 2, जिसको आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसका HCF कितना आएगा 25 आएगा। घातों में लिख करके HCF और LCM को पहचानना सबसे आसान होता है। LCM के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी घातों को लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात कौन है यहाँ पे 5 की घात 3 गुणे में 1 लिख देंगे इसको, 5 की घात 3 मीन्स 125। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें कि LCM और HCF क्या होगा। तो आपको याद रखना है HCF में लघुत्तम, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी घात। अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात जो होगी वो होगी HCF। LCM अधिकतम बड़ी घात, अधिकतम मतलब जो बड़ी घात दोनों में कॉमन है। ये तो हो गई आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना। एक यहाँ पे सूत्र होता है उसको आपको याद रखना है, उस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का अगर जो LCM और HCF गुणा किया जाएगा तो वो क्या होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, किसके गुणनफल के। ठीक, जैसे अगर जो दो संख्याएं A और B हो तो इनका गुणा इन दोनों के LCM और गुणे HCF के बराबर होता है। ठीक है, कभी भी दो संख्याएं दी हो उनका आपको HCF और LCM निकालना है तो बिल्कुल ऐसे निकालेंगे। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल जिससे हमने ये सीखा कि HCF और LCM कैसे आपको निकालना है। अब आपकी बुक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से आपने इसको समझ लिया होगा, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। चलिए, तो प्रश्न है संख्या दी हुई है, संख्या है 336 व 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है क्या कि संख्या है 336, संख्या क्या है 336 व एक संख्या और है कौन 54 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM व HCF ज्ञात करना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करते टाइम लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड
बराबर, अब क्योंकि हमको पता थोड़ी ना है कि इसके गुणनखंड कितने होंगे, बराबर करके छोड़ देना है। फिर लिखेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड, इतना लिख के आपको कॉपी में छोड़ देना है। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इधर उधर ज़्यादा भटकेंगे नहीं। फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे 336, और ये कॉपी पे दर्शाना भी है कि 336 को आपने बाकायदा सॉल्व किया हुआ है। फिर इसको 2 से काटना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, फिर 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो ये आपके हो गए अभाज्य गुणनखंड। इनको यहाँ पे लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार आया है, 2 2 4 बार, फिर गुणे 3 गुणे 7। इसको घातों में लिखना है आपको, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। फिर दूसरी संख्या लिखनी है यहीं साइड में 54, और नीचे यहाँ पे यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे 54 को उसी पेज पे सॉल्व करना है। 2 से इसको भी काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 सदी 14, 3 नवा 27, 3 3 9, 3 एकम 3। इसके भी गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको भी लिखेंगे तो 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 3। ठीक, ये लिख लिया हमने। अब हमको क्या चाहिए, इनका एलसीएम व एचसीएफ चाहिए। हमने अभी क्या बताया था, जो अधिकतम घात कॉमन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लासा आपकी, और जो न्यूनतम घात कॉमन होगी वो एचसीएफ हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एचसीएफ ही लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः एचसीएफ या हरात्मक माध्य बराबर, एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर जो आपकी सबसे न्यूनतम घात दोनों में कॉमन है। देखते हैं, यहाँ पे 2 की घात 1 और यहाँ पे 2 की घात 4, कॉमन कौन सा होगा, 2 की घात 1। यहाँ पे 3 की घात 3 है और यहाँ पे 3 की घात 1 है। 3 की घात कितनी है, तो छोटा कौन है इन दोनों में, 3 की घात 1। तो यहाँ पे भी 3 की घात 1, 7 की घात 1 इसमें है, 7 की घात इसमें है नहीं, तो 7 की घात 0 हम मान सकते हैं, और किसी की घात 0 क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 2 3 6। एचसीएफ कितना आ गया आपका, 2 3 6, ये आ गया एचसीएफ। अब एक तो लासा आप यहाँ से घात लिखेंगे कि आप लिखें एलसीएम बराबर, आप लिखेंगे 2 की घात अधिकतम है तो 2 की घात 4, 3 की घात 3 अधिकतम है तो 3 की घात 3 गुणे 7 की घात 1 कॉमन है 7। ठीक है, अब इन सबको गुणा कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अभी हमने सूत्र जो लिखा था, हमको क्या पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणन। दोनों संख्याएं क्या हैं, 336 और 54। तो यहाँ पे लिखते हैं 336 गुणे 54, और यहाँ पे एचसीएफ हमने निकाला हुआ है 6 गुणे एलसीएम बराबर 336 गुणे 54, और यहाँ से एलसीएम बराबर अगर जो आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 गुणे 54 बटे में 6। इसको काट लेंगे, 6 नाम 54, 9 से गुणा कर देंगे, 9 छाक 54 हासिल 5, 9 तियाँ 27, 27 हो 7 5 12, 2 हासिल 3, 9 तियाँ 27, 27 और 3 30, 3024। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको वहाँ पे जब लिखना होगा तो पूरा एक्सप्लेन करना होता है हर चीज़ कि यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं का एचसीएफ बराबर 2 गुणे 3, फिर लिखेंगे एचसीएफ बराबर 6। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3, फिर इसको गुणा करके फिर लिखेंगे। फिर अंत में लास्ट में जा कर के आप आंसर दोबारा से लिखेंगे। उसको क्या करेंगे, जो भी आप आंसर लिखें उसको कोष्टक में
ब्लैक, अगर जो ब्लू से आपने उत्तर लिखा हुआ है तो ब्लैक से कोष्टक में बंद कर दें, और अगर जो आपने ब्लैक से लिखा हुआ है तो ब्लू से कोष्टक में बंद कर दें। और हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में एक सीधी लाइन खींचना बिल्कुल भी ना भूलें। जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो यहाँ पे आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ज़्यादा उसमें डिज़ाइन नहीं बनाना है, बस सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। और ऊपर इस लाइन के ऊपर की एक लाइन छोड़ देनी है, इस लाइन के नीचे की एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उससे प्रॉपर स्पेस लगता है दो क्वेश्चनों के बीच में, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने ये सीख लिया अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम निकालते हैं HCF और LCM। ठीक है, चलिए अब आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो आपको नोट करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं अभी के अभी, फिर आगे का वीडियो देखना है, या फिर आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद में भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। और आपके NCERT बुक के सारे प्रश्न हैं तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नोट कर लीजिएगा। संख्याएं हैं, एक तो 96 है, 404, इनके आपको LCM व HCF निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 306, 657, इनके आपको LCM व HCF निकालने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन तीन प्रश्नों को अगर जो आप सही से सॉल्व कर लेते हैं तो पक्का यहाँ से अगर जो कोई भी प्रश्न आएगा तो आप 100% उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। बहुत डिटेल में इनमें नहीं जाएंगे, बट आपको परिभाषा याद रखनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी पर आधारित होते हैं, तो इनको पहचानना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर जो आप पहचान लेते हैं तभी आप प्रश्नों को कर पाएंगे। तो परिमेय संख्याओं का सीधा सा मतलब होता है जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, व P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, धन पूर्णांक तो है ही है, सह अभाज्य है, और Q जो है कभी भी 0 नहीं होगा। ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इस रूप में जिन संख्याओं को नहीं लिख पाते हैं, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। परिभाषा के अनुसार दोनों में यही डिफरेंस होता है, यही आपको याद रखना है। इसके बाद में एक आंकिक रूप से डिफरेंस होता है, वो जब हम शांत और अशांत दशमलव समझेंगे तब बताएंगे। तब तक के लिए आप केवल इतना याद रखिए कि परिमेय संख्या है वो जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या है वो जिनको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। अब कुछ अपरिमेय संख्याओं के और परिमेय संख्याओं के उदाहरण देखिए, फिर इनके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर जो हम कहें संख्या है 1/2, तो ये कैसी है, P/Q के रूप में है, तो ये कैसी संख्या है, ये परिमेय है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 1/3 ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी टॉपिक से भी दो चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करें √2 की, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों है अभी हम बात करेंगे, अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे कि ये क्यों है। ऐसे ही अगर जो हम लिखें 0.1 0 1 00 1 000 1 40 एंड डॉट डॉट डॉट, ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सोच रहे हो कि ये कैसे आ गया, यहीं से तो इन दोनों का सारा खेल निकलता है। ठीक है, और 3.14 या फिर कहें पाई भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आपको याद रखना है। पाई क्यों अपरिमेय है अभी बात करेंगे। परिमेय संख्या की बात करें, 1/2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या है। अब इसको अगर जो हम कहें भाग करो, क्या करो, 2 को 1 मतलब 1 से
1 को आप 2 से इसको भाग करो तो यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे सीधे सीधे, 2 पंचे 10, पूरा कट जाएगा। शेषफल यहाँ पे बचा नहीं, संख्या क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक, 3 से अगर जो आप हम कहें भाग करो तो आप 1 लगाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे दशमलव, फिर इसको करेंगे आप 3 3 9, घटाएंगे तो 1 फिर आ जाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लेंगे आप, 3 3 फिर से 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर से 9, फिर 1 आ जाएगा। ऐसे आप इसको सॉल्व करते हुए कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्या होगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और संख्या क्या है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है। तो ये क्या है, ये दशमलव प्रसार है। ये क्या है, दशमलव प्रसार है। इसको या फिर 0.3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रसार कैसा है, जहाँ पे शेषफल 0 हो गया और संख्या पूरी पूरी कट गई, तो इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। कैसा, शांत। और ये कैसा है, अशांत। अशांत दशमलव प्रसार है ये। अशांत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहा है मान, बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार अगर जो कोई संख्या का प्रसार दिया है तो वो अशांत प्रसार कहलाता है। और ये शांत प्रसार, ये हमने कैसे पता किया है, भाग करके पता किया है। लेकिन आपका प्रश्न भाग करके पता करने वाला नहीं होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। पूछा जाएगा किसका दशमलव प्रसार शांत व अशांत है, बिना भाग किए हुए बताओ। क्या, बिना भाग के बताओ। आपको भाग करने से बाध्य किया जाएगा कि भैया जी भाग नहीं करना है आपको, बिना भाग किए बताओ। तो यहां से एक बात आपने नोटिस करी होगी कि 2 था तो यहाँ पे संख्या शांत हो गई। ऐसे ही अगर जो 1/5 होता तो भी संख्या शांत हो जाती है। लेकिन अगर जो ये 1/7 होता तो संख्या शांत नहीं होती है। और ऐसे ही अगर जो ये मान लेते हैं यहाँ पे 6 होता तो भी ये संख्या शांत नहीं होती। ये कुछ 1 6 6 6 6 करके चलता रहता है, ये भी संख्या क्या है, अशांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ से हमने एक बात जानी कि अगर जो कोई संख्या 2 और 5 के गुणन में होगी, यहाँ से एक सूत्र दिया गया कि अगर किसी संख्या के हर में, कहाँ पे, अभी हमने बताया था कि P/Q में ये वाला क्या पार्ट होता है, हर होता है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। तो यदि किसी संख्या का हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n या m कुछ भी हो, अगर जो इसके रूप में गुणनखंड हैं, किसी संख्या के गुणनखंड इस रूप में हैं, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड मिलेगा आपको नीचे तो वो प्रसार कैसा होगा, अशांत ही होगा। बस इस नियम में आपको चेक करना है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें कि आप संख्या ले लीजिए 36 ले लीजिए, ठीक। तो इसके अगर जो आप गुणनखंड लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 9 गुणे 4। तो इसको अगर जो हम तोड़ें अभाज्य गुणनखंडों में तो 3, 2 गुणे 2। इसको अगर जो हम गुणनखंड में लिखेंगे 3 की घात 2 गुणे 2 की घात 2, तो हम सीधे सीधे बता देंगे क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की घात m और 5 की घात के रूप में नहीं है, इसलिए ये कैसा प्रसार होगा, इसका अशांत प्रसार होगा। अगर जो 1/36 हो तो एक इसका कैसा प्रसार होगा, अशांत होगा। ठीक है, ऐसे ही लेकिन अगर जो ये 9/36 हो तो ये शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसके जैसे ही प्रसार करोगे तो कट जाएगा, 9 चौक 36, 1/4 रह जाएगा, जो कि प्रसार कैसा देगा, आपको शांत प्रसार देगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कि 2 की घात, ये अगर जो आपके गुणनखंड मिलते हैं हर में तो वो संख्या कैसी होगी, शांत प्रसार की होगी। शांत और अशांत प्रसार यहाँ से आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और प्रमुख सवालों की, जिन पर आपके सारा ये चैप्टर डिपेंड करता है। वहीं से अधिकतर आपका क्वेश्चन आते हैं, या यूँ कहें मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। अधिकतम नंबरों का क्वेश्चन यहीं से आता है, जो आपका चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक क्या है,
इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, जिसमें हम क्या कहेंगे, एक प्रश्न दिया होगा कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 या √2, पहले बाद में हो गया कोई बात नहीं, √7 या फिर √5 +5 या फिर 4 + √5 या 7, कुछ भी दिया हो सकता है। यहाँ पे 3 - 2√3 कुछ ऐसा दिया होगा। फिर पूछेगा सिद्ध करो कि ये इनमें से कोई संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करो, अपरिमेय संख्या है। इसकी दो विधियाँ होती हैं, ठीक है। एक तो ये है कि हम इस 3 को पकड़ें और भाग विधि से इसका क्या करें, दशमलव प्रसार ज्ञात करना चालू करें। तो इसको आप भाग करेंगे, एक बार जाएगा, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 1 2 जोड़ेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, फिर 7 बार इसको ले जाएंगे, कुछ ऐसे करके। तो 1.732 फिर ये संख्या कुछ बदल जाएगी। इसके बाद आगे दशमलव प्रसार चलता रहेगा। 6-7 अंकों की आप दशमलव प्रसार लिखेंगे, √3 बराबर 7321 एंड डॉट 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 डॉट। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि संख्या √3 का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती है, अतः संख्या अपरिमेय है या होगी, ठीक है। एक तो ये मेथड है कि आप इन सभी संख्याओं के वर्गमूल निकालें, फिर बताएं कि वो संख्या अशांत और आवर्ती है। अब पूछ रहे होंगे आपकी इनका तो हम निकाल लेंगे, इनका भी कैसे, तो इनका ऐसे कि √5 का आप जो भी वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पे दशमलव प्रसार, उसमें 5 को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे 5 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, और बाकी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। एक तो ये है आंकिक मेथड। एक होता है जिसमें हम गुणा भाग कुछ नहीं करना है, सिंपल मानना है और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। वो जो है बुक में ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है और आसानी से किसी भी संख्या को सिद्ध किया जा सकता है। इसमें क्या है कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इस वजह से इस मेथड को बहुत कम ही किताबों में सॉल्व किया गया है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है, आपको भरोसा है, आपको लिखने में ज़्यादा दिक्कत होती है कि माना ये संख्या वो संख्या, तो उससे अच्छा है आप आंकिक मेथड वाले मेथड पे चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बुक इस मेथड के हिसाब से चलेंगे, तो लिखेंगे माना। अब क्योंकि हमको सिद्ध करना है, मान लेते हैं √3 को एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय सिद्ध करने का पहला नियम है कि हम इसको मान लें परिमेय। स्टेप 1 याद रखना, हम क्या मान लेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे। तो हम मानेंगे कि √3 माना, बिल्कुल ऐसा ही लिखना है आपको, √3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, √3 एक परिमेय संख्या है। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है आपको, राइटिंग खराब नहीं लिखनी है, ठीक है। क्या लिखेंगे, √3 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से लिख देंगे √3 बराबर P/Q। फिर लिखेंगे, जहाँ यहाँ पे कहीं कहीं A B भी मान लेते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। लिख देंगे यहाँ पे P/Q, जहाँ P व Q सह अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं हैं या सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य क्या है, संख्याएं हैं, और Q ≠ 0, जहाँ पे Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इतना आपको मानना है। फिर क्या करना है, ये तो हमने परिभाषा से लिख लिया। अब इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर बराबर P/Q, इस पूरे का स्क्वायर। फिर इसको अगर जो आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 बराबर P²/Q²।
अब यहाँ से दो मेथड होते हैं। एक तो ये कि आप ये सिद्ध करें कि P का कोई भी एक गुणनखंड है एक के अलावा, संख्या एक, क्योंकि अब सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ये होती है कि सह अभाज्य संख्या एक से भाग होंगी और सेल्फ मतलब स्वयं से भाग होंगी, इसके अलावा अन्य किसी से भाग नहीं होंगी। कौन? सह अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे 3 मिल गया है, तो हम ये सिद्ध कर दें कि ये जो संख्या है P वो क्या है, 3 से भाग हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो माना है कि ये सह अभाज्य है, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 3 भी इसका एक गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। एक तो ये मेथड है। हम यहाँ पे बहुत आसान वाले मेथड का प्रयोग करेंगे, जो कि बहुत ही मतलब दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए। हमको क्या पता है 3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है पूर्णांक संख्या। इधर ये जो संख्या है क्या है, अपॉन में दी हुई है। हम यहाँ से एक क्यू इधर गुणा कर देते हैं, 3 गुणे क्यू। इस वाली स्टेप को हमने यहाँ पे लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 3 बटे क्यू, यहाँ पे 3, एक क्यू यहाँ पे हमने गुणा कर दिया है, पी स्क्वायर बटे क्यू। क्यों किया है अभी आप समझ जाएंगे। समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर लिखेंगे 3 गुणे क्यू, बराबर में लिखेंगे पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। क्यों पूर्णांक संख्या? भैया जी 3 जो है वो तो संख्या है ही है, पूर्णांक। और हमने क्या माना है कि जो P और Q है ये सह अभाज्य हैं। लेकिन सह अभाज्य क्या है? पूर्णांक संख्या है। सह अभाज्य कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। सह अभाज्य ये वाली कौन सी संख्या होती है? जैसे 1/2 लिखा होता तो परिमेय संख्या कहते हैं, 3/4 लिखा होता है, 5/6 लिखा होता है, ये सभी क्या होती हैं? पूर्णांक ही तो होते हैं। तो ये क्या है, जब किसी पूर्णांक को किसी अन्य पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गई। फिर लिखेंगे दायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। अब किसी संख्या का वर्ग करो, जैसे 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 हो गया। अब बटे में जो था वो वही है, तो ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। तो पी स्क्वायर बटे क्यू क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब क्या परिमेय संख्या और ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे अगर जो हम यही बात हो गई कि हम कह दें कि 3 बराबर है 1/2 के, जो कि सरासर क्या है? गलत है। यहाँ पे 3 जो है 1/2 के थोड़ी ना बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे जब 3 और 1/2 बराबर नहीं है तो ये भैया कैसे बराबर हो सकता है? तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों क्या हैं? बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो जो हमने माना वो कहाँ से सही होगा? गलत होगा। यही हमको सिद्ध करना है कि ये भैया जी जो परिमेय संख्या हमने माना है ये क्या है? गलत है। यही सिद्ध करना है हमको, और ये सिद्ध हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं, इसलिए √3 क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या है नहीं तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू मतलब नहीं के बराबर है, अतः हमारी मान्यता गलत है या त्रुटिपूर्ण है। क्या है? त्रुटिपूर्ण है। अतः सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे ही √2 को, ऐसे ही 7 को, किसी को भी आप यहाँ पे लिख दो, हल कर दो तुरंत खटाक से। एक बात हाँ यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर जो कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी हो, जैसे 4, 9, 16, 25, इनको कहे कि सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 9 का वर्गमूल 3, 4 का यहाँ पे 16 का 4, 25 का। तो ये याद रखना कि अगर जो वर्ग संख्याएं दी हो अंदर तो उनके वो अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। और ऐसे प्रश्न पूछ लेता है क्वेश्चन में, बहुविकल्पी में, और टिक करके चले आओगे √ देख के आंखें बंद करके। हाँ अभी लग रहा होगा कि नहीं नहीं हम तो हीरो हैं, हम कैसे गलती कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहाँ गलती होगी, क्योंकि प्रेशर में दिमाग ब्लॉक हो जाता है।
इनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न अभी और करेंगे जिसमें प्लस वाला चिन्ह होगा, फिर इस चैप्टर को यहीं पे विराम देते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेल द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वगैरह सब आपको मिल जाएगा चैनल पे, सभी वीडियोज़ में लगभग दिया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके अपना कोई भी प्रश्न हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझको सेंड कर सकते हैं, या फिर कोई समस्या है तो आप उसको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर कैसी भी किसी प्रकार के आपको बोर्ड में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अगर जो समझते हैं कि आपको ज़रूरत है किसी इन्फॉर्मेशन की तो आप वो पूछ सकते हैं। प्रश्न कैसा भी हो, संख्या कुछ भी हो, सिद्ध करने वाले सवालों में आपको स्टेप याद करने हैं थोड़े से, और उसमें याद नहीं करना, बस समझना है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा किताब के हिसाब से चलेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं, ठीक। यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि कुछ संख्या दी है 15 + 17 अंडर रूट 5 3 कुछ भी हो सकता है। सिद्ध करो कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। क्या है ये संख्या? अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। कुछ नहीं तो इसको सीधे सीधे हम मान लेंगे, माना 15 + 17 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। फिर लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि अगर जो कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे जहां P व Q सह अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं हैं। धन पूर्णांक या पूर्णांक भी आप कह सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ पे लिख देंगे, राइटिंग थोड़ी साफ सुथरी रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बता रहे हैं, वरना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा हम राइटिंग बनाने लगे। तो यहाँ पे लिखेंगे Q0 = 0। क्यों ये भी यहाँ बहुत लोगों में समस्या होती है, वो देखते हैं सर आप तो कह रहे हैं राइटिंग सुधार के लिखना, खुद तो लिख नहीं रहे हैं सही से। बेटा हमको एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो इस बात पे फोकस रखें। दूसरों की गलतियाँ को हाईलाइट करने से अच्छा है कि उनकी गलतियों से सीख लें। मैंने बहुत बार देखा है बालकों को टीचर की गलतियाँ ढूंढते रहते हैं पूरे टाइम क्लास में। 30-45 मिनट का लेक्चर होता है तो 45 मिनट गलती ढूंढते हैं, फिर जो गलती मिल जाती है उसको फिर पूरे दिन एंजॉय करते हैं, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है और दूसरों को भी मज़ा देते रहते हैं। तो मज़ा ना ले, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ये संख्याएं हैं, अब इसको पक्षांतर करते हैं। तो 17 अंडर रूट 5 P/Q, ये 15 उधर भेज दिया तो माइनस का 17 अंडर रूट 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, यहाँ पे Q आ जाएगा गुणे में, ठीक है। ये आपकी संख्या बन गई। इसी को सीधे सीधे हम मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पे देखेंगे बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर 17 अंडर रूट 5। अब हमको पता है तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है उसको 17 से गुणा करेंगे तो बदल तो जाएगी नहीं, या फिर ज़्यादा अगर जो आपको इसको टेंशन है तो इस 17 को भी यहाँ पे भेज दीजिए, तो अंडर रूट 5 ही खाली रह जाएगा, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये 17 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये क्योंकि गुणे में है तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखेंगे दायां पक्ष हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर P माइनस का 15Q/Q। ये कैसी संख्या है, P/Q में है तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने परिभाषा में तो यही बताया था, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये अपरिमेय है, तो ये पूरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय है, तो क्या हो जाएगा, अतः लेफ्ट हैंड साइड नहीं बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अब क्योंकि जब बराबर ही नहीं तो हमने जो मानना है वो गलत है। तो हम
कह सकते हैं कि हमारा मानना त्रुटिपूर्वक है। हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है। क्या है? त्रुटिपूर्ण है। अतः निम्न संख्या मतलब संख्या लिख देंगे यहाँ पे 15 + 17 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रकार से आपके कोई भी प्रश्न दिए होंगे तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे प्रश्नों को हल करना है और ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस 100% करते रहना है। बिना प्रैक्टिस के आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि एग्ज़ाम का एक तो प्रेशर होगा, दूसरा कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है उनको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मुख्य रूप से होता क्या है कि आपको याद सब कुछ होता है, सही बात है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती, बट आप वहाँ पे अपनी गलतियों को बताने नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए आपने बाई मिस्टेक कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे प्रश्न में प्लस है, आपने जल्दबाजी में उस प्रश्न को ही गलत नोट कर लिया। आपने नोट कर लिया कि प्रश्न 15 - 17 √5 है, पूरा प्रश्न सॉल्व कर दिया, उत्तर सेम ही आएगा। अब आप इसमें गलती नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि प्लस माइनस आपने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब उस समय क्या होगा, जल्दबाजी में आप पूरा प्रश्न सॉल्व कर डालेंगे। या तो ये प्रश्न सॉल्व होने के बाद में आपको उत्तर पता चलेगा कि अरे यहाँ तो माइनस था, या फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, घर आने के बाद पता चलेगा। अब आपकी ये एक गलती है, आप वहाँ एग्जामिनर को बताने नहीं जा सकते हैं। तो ये एक गलती ना हो उसके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। घर वालों को नहीं पढ़ाना है, ठीक है अपने आप को पढ़ाते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।